ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक बीमारी है। अगर समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया जाए, इसकी पहचान नहीं किया जाए, तो ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। यह कम उम्र से लेकर अधिक उम्र में तक के लोगों को में भी को देखने को मिल रही है। खास करके बदलती लाइफ़स्टाइल में यह बीमारी कॉमन होती जा रही है। ब्रेन ट्यूमर के अलावा मिर्गी, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज यह न्यूरो से संबंधित बीमारियाँ आम होती जा रही हैं। बीमारी के लक्षण क्या है, निदान क्या है और उपाय क्या है? इन्हीं सब सवाल के जवाब और जागरूकता को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर समरेंद्र सिंह सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ब्रेन हेमरेज, सर ये ब्रेन हेमरेज है क्या और ये बीमारी हो क्यों रही है? खास करके ब्रेन हेमरेज एक तरह से दिमाग में जो खून का नली है, वो किसी वजह से उसमें लीकेज या फट जाने की वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। और ये हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय में अगर थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो वो अचानक से वो बहुत ज़्यादा अगर ब्लड पंप करने लगे, तो उसमें ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहता है। एक तो वजह ये है। दूसरा वजह है कि अगर दिमाग में खून का नली अगर कमज़ोर हो जाए, तो या गुच्छा बन जाए, तो वो अचानक से फट जाता है और उसमें भी ब्रेन हेमरेज होता है। तो ख़ास करके मरीजों को ये ध्यान रखना होता है और जो ब्लड प्रेशर, बीपी के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के हैं, उन लोगों को ख़ास करके ध्यान रखना होता है कि वो अपना बीपी नियंत्रित रखें और ब्लड प्रेशर का दवाई नियमित रूप से लेते रहें। और जिनका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है, उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावे भी अन्य मरीजों को भी हो सकता है जिसमें कि खून का नली का बीमारी हो, एन्युरिज्म बोलते हैं या एवीएम बोलते हैं, तो वो बिना ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है। वो एक तरह से बनावट है शरीर का जो खराबी है, वो बिना ब्लड प्रेशर वाले मरीज में होता है और जो बाकी ब्रेन हेमरेज है, वो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर वाले मरीज को होता है। तो सर ये ब्रेन ट्यूमर अचानक जैसे बढ़ क्यों रहा है और ये इसका लक्षण क्या है ब्रेन ट्यूमर का? आनंद जी, ब्रेन ट्यूमर का बढ़ने का 2 रीज़न है। एक तो है कि आजकल हम लोगों की मेडिकल सुविधा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जाँच की उपलब्धता है सरकार की तरफ से भी और चिकित्सकों और बाकी जनता भी जागरूक हुई है कि वो कुछ भी होता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराने में झिझकते नहीं हैं। तो अब सर दर्द या कोई तकलीफ होने पर लोग सीटी स्कैन करा लेते हैं और उससे जल्दी जानकारी हो रही है, तो ज़्यादातर लोग ब्रेन ट्यूमर वाले पकड़ में आ जा अच्छा रहे हैं। जैसे ये कह सकते हैं सर कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसके वजह से ये ज़्यादा बीमारी समझ में आ जा रही जी, है जाँच कराने जी पे। जी। और सुविधा भी बढ़ी है। हुँ। पहले सीटी स्कैन वगैरह कराने के लिए बहुत दूर-दूर से पटना आना पड़ता था। हुँ। अब हर एक जिला में उसकी उपलब्धता है, तो उस वजह से भी अब ज़्यादातर लोग अब जानकारी ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा वातावरण और प्रदूषण की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर की शिकायत ज़्यादा मिलने लगी है। आजकल लोग खान-पान और सारे चीज़ों में मिलावट की वजह से बहुत सारा कैंसर वाली जो केमिकल है, उसका मिलावट की वजह से भी शरीर में अन्य भागों की तरह ब्रेन में भी ट्यूमर अच्छा, होती जा रही है। यानी कि खान-पान में जो केमिकल कैंसर के हैं, जी। उसके ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी ये हाँ, एक हो उ सकता है उसका ऐसा? भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जी। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं, होने को किसी भी को हो सकता है, लेकिन ये 1-2 फैक्टर है जो कि और बढ़ावा देती है ब्रेन ट्यूमर होने का। सर ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज, तो सर ये दोनों में अंतर क्या है? हाँ, उसमें ये अच्छी बात है कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है। लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं या लकवा किसको सर ब्रेन हेमरेज को या ब्रेन स्ट्रोक को? हाँ, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है, उसी तरह ब्रेन का भी अटैक होता है। जी। तो 2 तरह से स्ट्रोक होता है जिसको कि हम लोग लकवा या पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो उसमें एक तो है कि खून का नली सूख जाता है या खून का प्रवाह दिमाग में कम हो जाता है। तो खून का सप्लाई अगर नहीं होगा तो दिमाग का हिस्सा खराब हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादातर मरीज़ बहुत बेहोशी हालत में नहीं होता है और केवल एक तरफ हाथ-पैर का पैरालिसिस या बोलने का नस डैमेज हो जाता है। तो इसको इन्फार्क्ट या स्ट्रोक बोलते हैं, अच्छा। आम भाषा में। और दूसरा एक होता है कि अचानक से खून का नली फट जाए, किसी वजह से ब्लड प्रेशर से प्रवाह बढ़ जाए, तो उसमें खून का थक्का जम जाता है। इस ये उल्टा होता है, मतलब उसमें है कि खून का सप्लाई कम होगा तो स्ट्रोक हो जाएगा और खून अगर ज़्यादा बह गया या फट गया, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये दोनों 2 वजह है, लेकिन दोनों जानलेवा है
और आजकल जैसा हम लोगों के आईजीएमएस में काफ़ी इस व्यवस्था में सुधार हुआ और बहुत सारे मरीज को फ़ायदा हो रहा है और उसका लाभ से वो ठीक भी हो रहा है। सर एक और लिखते हैं सर मिर्गी को देखते हुए अभी भी सर लोगों में एक तो भ्रम है मिर्गी को लेकर सर कि बहुत सारे ग्रामीण हालांकि लोगों में अभी धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ी हुई है। लेकिन सर अभी भी ग्रामीण चिकित्सा पद्धति में कुछ लोग मिर्गी आने पे जूता सूंघाना या फिर तरह-तरह की घरेलू नुस्खे अपनाना ये चीज़ करते हैं। सर तो वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, मिर्गी का अभी भी ये सही बात है कि अभी सुदूर इलाके में बहुत अच्छी तरीके से इलाज नहीं होता है और लोग अक्सर इस तरह का काम करते हैं। लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और कभी-कभी तो जानलेवा हो जाता है। कभी-कभी लोग मुँह में कुछ पानी डालने लगते हैं या उसको लिटा देते हैं सीधा। तो उसमें सबसे ज़्यादा डर है कि मिर्गी में साँस की नली में अगर कुछ चला गया, तो अचानक से चोक हो गया और साँस रुकने का डर रहता है। तो जितना मिर्गी जानलेवा नहीं है, उससे ज़्यादा इन लोगों के जानकारी के अभाव में वो जान जाने का ज़्यादा खतरा रहता है। मिर्गी ज़्यादातर अपने आप कंट्रोल हो जाता है 2, 4, 5 मिनट में, लेकिन उसमें बहुत ध्यान रखने की यह बात है कि मरीज़ को जब भी मिर्गी आए, तो उसको करवट में लिटा दिया जाए, सीधा नहीं लिटाया जाए। केवल साँस की नली में कुछ न चला जाए या मुँह में पानी नहीं डालें या मुँह में कुछ झाग या कुछ थूक आ रहा है, तो उसको गीला कपड़ा से चम्मच लगा के उससे साफ कर दें, जिससे कि वो साँस की नली में नहीं जाए। और 5 मिनट केवल करवट में लिटा के भी रखेंगे, तब भी 5 से 7 मिनट में ज़्यादातर मिर्गी अपने आप बंद हो जाती है। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखना है और बेकार का चीज़ों जैसे जूता सुंघाना और इस तरह का चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुँह में तो ज़रूर कुछ पानी वग़ैरह अवश्य नहीं डालना चाहिए, नहीं तो साँस रुकने का डर लगना। शरीर की हड्डी आज टूट गई, फिर इस बाद में डॉक्टर के पास आप लोग के पास पेशेंट जाते हैं। तो लेकिन सर बोल लास्ट में सर्जरी इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन अभी भी सर ख़ास करके लोगों में देखने को मिल रहा है कि स्पाइन की सर्जरी को लेकर भ्रम इतना फैला हुआ है कि स्पाइन की सर्जरी सक्सेस है कि नहीं है, कराने के बाद ये ना कि विकलांगता आ जाए या कुछ भी वैसा चीज़ हो जाए। तो सर स्पाइन की सर्जरी क्या है और ये कितना परसेंट तक सक्सेस है? और हम लोग भी ख़ास करके इस तरह के सवालों पर सुनना पड़ता है और बहुत बार मरीज़ को बहुत समझाने के बाद भी उनकी भ्रांति दूर नहीं होती है कि रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन कराएँगे तो पैरालिसिस हो जाएगा या ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलत है। ये कई वर्षों से पुरानी धारणा चली आ रही है। जिस समय हमारी मेडिकल व्यवस्था बहुत इनिशियल स्टेज में थी और बहुत सारा सुविधा नहीं था। उस समय शायद हो सकता है कि वो वैसा ऑपरेशन हुआ हो और लोगों को लकवा हो गया हो। लेकिन ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से कि रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन बिल्कुल ही उस तरह का सीरियस नहीं है कि उसमें पैरालिसिस हो जाए। और हम लोग आजकल जो है माइक्रोस्कोप या दूरबीन का भी उपयोग करते हैं, जिससे नस बिल्कुल ही क्लियर दिखता है। और उससे ज़्यादा तो ये है कि नहीं कराने से डैमेज होने का चांस है और एक बार नस डैमेज हो गया, तो पूरे दुनिया में नस का कोई जोड़ने का, नस का ठीक करने का ऑपरेशन नहीं होता है। हम लोग केवल उसके दबाव को हटाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो कमज़ोर है उसको मजबूती करते हैं, जिससे कि नस सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं और वो बीमारी को रखे रहते हैं, उस वजह से अगर नस एक बार डैमेज हो गया, तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा या हम ऑपरेशन करें या दवाई चलाएँ। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके नहीं कराने से, आपके गलत धारणा की वजह से पैरालिसिस हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ऑपरेशन करने से शायद 100 में 1 आदमी को हो सकता है या वो भी नहीं होता है। आजकल तो हम लोग हज़ारों-हज़ारों ऑपरेशन कर चुके हैं और इस तरह पैरालिसिस या ऑपरेशन से कोई डैमेज नहीं होता है। स्पाइन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा ये सब सर जैसे बीमारी होती है तो उसका क्या है एकमात्र उपाय सर्जरी है या फिर कोई दवा भी है? शुरू में एक्चुअली हम लोग आजकल एमआरआई करके देख लेते हैं। एमआरआई में बिल्कुल ही क्लियर और बहुत अच्छे तरह से उसमें दिखता है कि नस का क्या पोज़ीशन है। अगर हल्का दबाव है या उसमें इस तरह का चीज़ है कि दवा से कुछ दिनों तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो भी बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर में ख़ास करके ऑपरेशन ही किया जाता है, उसमें उसका कोई दवाई नहीं आता है। ब्रेन ट्यूमर हो या रीढ़ का हड्डी का ट्यूमर हो
या रीढ़ की हड्डी में डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, जिसको कि आम भाषा में सियाटिका बोलते हैं, तो उस तरह का कोई दवा नहीं आता है। वो केवल दर्द के लिए दवा हम लोग देते हैं या कोई भी डॉक्टर देते हैं, जो कि तत्कालिक राहत के लिए है, लेकिन उस बीमारी का इलाज कोई दवाई नहीं है। तो ब्रेन ट्यूमर का, रीढ़ के हड्डी का ट्यूमर का, रीढ़ के हड्डी में डिस्क प्रोलैप्स, इन सब चीज़ों का ऑपरेशन से बिल्कुल ही कारगर इलाज है। और उससे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इलाज से ज़्यादा कि आप एक गंभीर खतरे की तरफ जो बढ़ रहे हैं कि पैरालिसिस हो जाएगा, जान जाने का खतरा है, उससे हम ऑपरेशन करके उसको बचा सकते हैं और आपका जान बचा रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि दवा इसका नहीं आता है, कुछ बीमारियों का उसका हमेशा ऑपरेशन ही इलाज है, और ऑपरेशन आजकल काफ़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोगों के पास अब काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप है और दूरबीन है, जिससे कि देख कर के किया जाता है। और अब बहुत हद तक सफलता पाई जा रही है, जो कि गंभीर ब्रेन ट्यूमर में भी ऑपरेशन से सही इलाज हो पाता है। न्यूरो सर्जरी की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कई ऐसी मशीनें और उपकरण आ गए हैं जिससे कि न्यूरो से संबंधित बीमारियों की सर्जरी बेहद ही आसान हो गई है। अभी आप सुन रहे थे आईजीआईएमएस न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पटना के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर समरेंद्र सिंह सर को। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।